जब इंसान गाय पर निबंध रटकर एग्जाम में बैठा हो और दूसरा कुछ उसको आता ही ना हो, तो सवाल हो या फिर चुनौती, कुछ भी दिखे, वो निबंध तो वही लिखेगा कि भाई गाय पर उसको निबंध लिखना है, वो वही पढ़ के गया वही करेगा। उसके आगे की वो सोच ही नहीं सकता, ना तैयारी की है उसने। कांग्रेस और इंडिया अलायंस का भी यही हाल है। वो मोदी को हरा नहीं पा रहे, बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर घूम फिर कर बहुत दिमाग लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो क्या करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स से आगे ये बढ़ ही नहीं पाते। ऊपर से जब से नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है का नारा हिंदुओं के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, घर कर गया है, तब से तो लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस का एक ही एजेंडा दिख रहा है। पहला तो ये कि मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करो, दूसरा हिंदुओं को जाति वाले चक्र में फंसाए रखने के लिए जो बन सके वो करो, जातिगत जनगणना की बात करके हिंदुओं को जाति में बांटते रहो, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खून बहाने जैसे बयान भी आए तो चुप रहो, औरंगजेब के नाम पर दंगा करने वाली भीड़ के खिलाफ चुप्पी साध लो, राम मंदिर और महाकुंभ में भले ना जाओ लेकिन इफ्तारी मिस नहीं होनी चाहिए बॉस। लेकिन अब तो जो हो रहा है या होने की बातें हो रही हैं वो बहुत घातक है। और अब तो राहुल गांधी के करीबी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने की बात तक कह डाली और इससे बड़ा बवाल मच गया। अब एक तरफ राहुल गांधी और उनकी टीम अपने प्लान ऑफ एक्शन पर काम कर रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी और उनकी टीम अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। आज नागपुर से लेकर संभल तक में जो जबरदस्त एक्शन हुआ, उससे मैसेज चला गया कि देश में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा बॉस। तुष्टीकरण और वोट बैंक के चक्कर में देश को जलने नहीं दिया जाएगा। औरंगजेब से प्रेम दिखाने वाले या सनातन की राह में रोड़ा बनने वाले अगर कानून को हाथ में लेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। पीएम मोदी और उनकी टीम का विजन एकदम क्लियर है। नागपुर में दंगे करने वालों पर अब फडणवीस बुलडोजर चलवा रहे हैं। संभल में सीएम योगी ने हिंसा करने वालों को टाइट कर दिया। उत्तराखंड में सीएम धामी यूसीसी लाने के बाद अब अवैध मदरसों पर एक्शन ले रहे हैं। यानी टीम मोदी पूरे फायर मोड में है। आज आपको सब विस्तार से दिखाऊंगा, मोदी मॉडल से लेकर राहुल मॉडल तक। किसने कह दिया कि राहुल भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संसद में आज क्या क्या बवाल मचा, कैसे मचा, सब दिखाऊंगा। पहले आज जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसको खत्म करने में लगा है। उस संगठन का नाम आरएसएस है। कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। गिरिराज सिंह अनाप शनाप बकते हैं तो सोच मोदी जी की होती है क्या? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया जी, आप देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलेंगे। I have not said that we are going to change the constitution or not that. पीएम मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी बार बार खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं। कहते हैं कि उनके रहते हुए संविधान को कोई छू नहीं सकता। लेकिन अब उनके ही करीबी डीके शिव कुमार ने संविधान बदलने पर ऐसा बयान दे दिया कि राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दरअसल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में डीके शिव कुमार से कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उसके खिलाफ बीजेपी के अदालत जाने को लेकर सवाल किया गया। डीके शिव कुमार से पूछा गया कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। इस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि हां, मैं मानता हूं, अभी देखिए कोर्ट क्या कहता है। हमने कुछ मुस्लिम आरक्षण मतलब शुरुआत की है। मैं जानता हूं हर कोई इस मुद्दे पर कोर्ट जाएगा। अच्छे दिन का इंतजार कीजिए, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, संविधान भी बदल जाएगा। ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने संविधान में बदलाव किए।
डीके शिवकुमार के बयान से तो यही लग रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण तो अभी सिर्फ शुरुआत भर है। कांग्रेस तो मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना पड़े तो वो भी करने को तैयार है। लोग परेशान हो रहे हैं कि बॉस राहुल गांधी पीएम बन गए तो देश में यही सब होगा क्या। मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए डीके शिवकुमार ने संविधान में बदलाव की बात कहकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसके बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर काफी तूतू मैमे होने लगी। राज्यसभा में तो जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़ गए। एक बार देखिए क्या हुआ है आज संसद के अंदर, फिर बताता हूं कि इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी को कैसे घेरा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। साहब वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धुक्के उठाने वाले लोग। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। बीजेपी कह रही है भैया डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लीजिए अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है तो। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब शुक्रवार को ही कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण का बिल पास हुआ। बिल का नाम रखा गया है कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2025। कर्नाटक में पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया गया है। 2 करोड़ तक सिविल वर्क से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स सर्विसेज से जुड़े 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर आरक्षण लागू होगा। बिल के तहत पिछड़े वर्ग से जुड़े 2B कैटेगरी के आने वाले मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। बिल को लाने के पीछे मुसलमानों में पिछड़ेपन, बेरोजगारी की समस्या को आधार बनाया गया। अब यह बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। इसलिए कर्नाटक में सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण की 2B कैटेगरी के तहत आरक्षण दिया। आपको समझाता हूं यह कैसे किया है कांग्रेस ने, आपको खेल समझ में आएगा कि क्या हुआ है और क्यों लोग जो है परेशान हो गए आज ये बात सुनकर। अब आपको कर्नाटक का हिसाब बता रहा हूं जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां पर जो सिविल वर्क होता है आप करते हैं, सिविल वर्क में आरक्षण की बात की गई है। और पहले से ऐसा नहीं है कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण है, लेकिन कितना आरक्षण बढ़ाया गया मुसलमानों के लिए आप वो देखिए। पहले से था कि भाई SC ST है तो उनको कितना आरक्षण मिला हुआ है, 24% का आरक्षण मिला हुआ है, 24%। जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी में कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 जो है उसको आरक्षण दिया हुआ है 4%। अब ओबीसी 2A है, ओबीसी 2A उसमें कितना आरक्षण दिया हुआ है, 15%। तो ओबीसी को दिया हुआ है और ओबीसी में मुसलमान ऑलरेडी आते हैं। कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई है मुसलमानों की वो ओबीसी में आती हैं। यानी सिविल वर्क से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में 43% आरक्षण का प्रावधान पहले से था। आप ये देखिए ये 43 पहुंच जाता है। अब इसके साथ ही मुसलमानों को भी आरक्षण देने की मांग हो रही थी, इसलिए ओबीसी की कैटेगरी में कांग्रेस ने क्या किया कि वहां ओबीसी 2B करके एक कैटेगरी बना दी, 2B, और इसमें 4% आरक्षण जो है वो मुसलमानों के लिए जोड़ दिया, मुसलमान के लिए।
भाई यहां जो है वो इसमें भी ऑलरेडी मुसलमान को मिल रहा है जो पिछड़ी जातियां हैं, तो फिर 2B में आपने क्यों दिया 4% का आरक्षण? देश के कई राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें 2 अड़चन भी है। पहला यह कि अक्सर यह आरोप लगता है कि ओबीसी का हक काटकर मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा यह कि आरक्षण की 50% की लिमिट है, उससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण देने के लिए एक तो आरक्षण की लिमिट को बढ़ाना होगा और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करना होगा, क्योंकि अभी संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि राहुल गांधी कई बार आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने की बात कह चुके हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो 50% की लिमिट को तोड़ देंगे। अब उनके सहयोगी डीके शिवकुमार मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। इसलिए यहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी आरक्षण की लिमिट तोड़कर मुसलमानों को और ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी अगर सत्ता में आएंगे तो संविधान में बदलाव करके धर्म के आधार पर आरक्षण का रास्ता खोलेंगे, जिससे मुसलमानों को ज्यादा आरक्षण मिल सके? राहुल गांधी को लेकर बीजेपी यही दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बार गिरिराज सिंह को भी सुनिए। राहुल गांधी ने तय कर लिया है, अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। ये असली चेहरे सामने आ गई। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? आप सोचिए बॉस कि यही राहुल गांधी वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और आज उन पर, उनकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि ये लोग संविधान बदलने के लेवल पर जा सकते हैं मुसलमान को आरक्षण देने के। डीके शिवकुमार के बयान पर छिड़े बवाल के बीच आपको राहुल गांधी का पुराना बयान सुनाता हूं। साल 2012 में यूपी विधानसभा का चुनाव था। उस दौरान राहुल गांधी जब यूपी में प्रचार कर रहे थे तो डंके की चोट पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए, कैसे वो यूपी में 15 से 20% मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने की बात कर रहे थे। और आज भी उनकी पार्टी की सुई 2012 से 2025 हो गया, वही मुस्लिम आरक्षण पर अटकी है। सुनिए राहुल गांधी का पुराना बयान। आरक्षण की बात उठाई, मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे 3 बार थे, क्यों नहीं किया? अपने मैनिफेस्टो में लिख लीजिए कि 18% करेंगे और ऐसे स्टेज पे कह लीजिए कि हम अल्पसंख्यकों को 18% रिजर्वेशन देने वाले हैं। कह लीजिए, तब है तो कह लीजिए, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। यानी सुई वहीं अटकी है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। बीजेपी यह भी कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण लागू करके मुस्लिम लीग का एजेंडा पूरा कर रही है, जिसे मुस्लिम लीग संविधान सभा में तब पूरा नहीं कर पाई थी। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव में सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तब इस प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई थी और मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की थी। इसके बाद 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आई, जिसे संविधान सभा की सलाहकार समिति के प्रमुख सरदार पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था कि नहीं बॉस, अलग से मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी इतना संविधान की इज्जत करने का दावा करते हैं और संविधान सभा ने जो चीज रोक दी उसकी बात भी क्यों हो रही है भाई? तब मुस्लिम लीग की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी और संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी। संविधान में इसका जिक्र आर्टिकल 16 में है। संविधान के आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 कहता है कि सरकारी रोजगार में समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि इसी आर्टिकल का सेक्शन 5 कहता है
कि सिर्फ धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। यानी धर्म के आधार पर आरक्षण सिर्फ धर्म का कार्य करने वाली संस्थाओं में मिल सकता है, सरकारी नौकरियों, संस्थाओं में, सरकारी टेंडर्स में नहीं। हालांकि कई मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिलता है, लेकिन इस आरक्षण का आधार धार्मिक ना होकर सामाजिक पिछड़ापन है। आजादी के वक्त ही संविधान निर्माताओं ने धर्म के नाम पर आरक्षण को खारिज कर दिया था, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलना शुरू हुआ, इसकी कहानी भी आपको बताता हूं। दरअसल ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए साल 1979 में 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी की 3743 जातियों 27% आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग ने ही पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों की भी कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। यानी मुसलमानों में कुछ जातियों को आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर मुसलमान को अलग से क्यों देना भाई? और इसके बाद देश में ओबीसी कैटेगरी के तहत अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू हुआ था। लेकिन इस प्रावधान का इस्तेमाल अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है। इधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अपने बयान पर मचे बवाल के बाद मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने संविधान बदलने की बात की ही नहीं थी। डीके शिवकुमार ने सफाई में कहा कि उन्होंने तो यूं ही कह दिया था कि अलग अलग जजमेंट के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। एक बार डीके शिवकुमार की सफाई सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस इस पूरे विवाद को अलग लेवल पर लेकर चली गई। I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country. डीके शिवकुमार की सफाई के बाद कांग्रेस बीजेपी पर फायर हो। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिवकुमार के बयान का हवाला दिया था, इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि डीके शिवकुमार ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, इसलिए किरण रिजिजू का संसद में बयान फर्जी और भ्रामक है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह कि खुद कांग्रेस के ही सांसद मान रहे हैं कि डीके शिवकुमार ने बयान दिया है और कांग्रेस सांसद इसे उनका निजी बयान बताकर बचाव कर रहे हैं। सुनिए सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं। डीके शिवकुमार जी की बात है, वो उनके निजी विचार भी हैं। पार्टी ने कोई स्टैंड लिया, पार्टी ने कुछ बात आई है क्या? तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बना रही है और ये उनके निजी विचार है, मैं स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस ये जानती है कि संविधान बदलने वाला नैरेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। लोकसभा में इंडी गठबंधन ने ही पीएम मोदी के खिलाफ इसी तरह का झूठा नैरेटिव फैलाया था कि पीएम मोदी जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए अब कांग्रेस भी जल्द से जल्द इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले को दूसरी तरफ ले गए। आरोप लगा दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले पैसे के मामले को दबाने के लिए बीजेपी डीके शिवकुमार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए एक बार। उन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे। मैम, रक्कस इन लोकसभा regarding 4% Muslim They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. कांग्रेस और राहुल गांधी का हिसाब कुछ भी हो, पीएम मोदी का हिसाब एकदम क्लियर है कि धर्म देखकर ना तो आरक्षण मिलना चाहिए और ना धर्म देखकर दंगाइयों, पत्थरबाजों और देश विरोधी ताकतों का बचाव होना चाहिए। आप देखिए कि पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम देश विरोधी ताकतों को क्लियर कट मैसेज दे रही है कि देश संविधान से चलेगा और जो कानून तोड़ेगा उस पर कानून का बुलडोजर चलेगा। आज सुबह नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर
सरकारी बुलडोजर चल गया। शनिवार को ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नागपुर दंगे के एक एक आरोपी का पूरा हिसाब होगा और नुकसान की पाई पाई दंगाइयों से वसूली जाएगी। जिसके बाद नागपुर नगर निगम ने फहीम खान के मकान पर नोटिस चिपकाया और घर में अवैध निर्माण को 24 घंटे में हटाने का अल्टीमेटम दिया। आज यह अल्टीमेटम जैसे ही पूरा हुआ, नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा और नागपुर के दंगाई फहीम खान के 2 मंजिला घर पर चल गया बुलडोजर। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में भी योगी मॉडल की तरह दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और यह कैसा जबरदस्त एक्शन हुआ, जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। हम इस समय संजय बाग में मौजूद है, यशोधरा नगर में, जहां पर फहीम खान का मकान था, जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने गिरा दिया है। देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर गरजा है और 17 मार्च को हुई हिंसा के मामले में कड़ा एक्शन देखने को मिला है। आरोपी फहीम खान यहां पर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष बताया जाता है और उसी पर आरोप है कि 17 मार्च को उसने मुआब को इकट्ठा किया, जिस मुआब ने बाद में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई में 33 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। बड़े पैमाने पर लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई थी, साथ ही साथ घरों में आग लगाने की कोशिश की गई थी। ये पूरा मामला औरंगजेब की कब्र को हटाने के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में नागपुर के दंगाइयों का हिसाब हो रहा है और उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ संभल के दंगाइयों का हिसाब करने में लगे। यूपी पुलिस ने कल संभल के जामा मस्जिद के सदर को जफर अली को गिरफ्तार कर लिया। कल पहले जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 5 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जफर अली को 24 नवंबर को हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोपी बनाया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गिरफ्तारी का विरोध होने की आशंका को देखते हुए आज संभल के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस के साथ ही पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान शामिल रहे। इस फ्लैग मार्च पर संभल सीओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, वो भी सुनवाता हूं। इस वक्त संभल के सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। तमाम जो गलियां हैं उनके बीच में संभल पुलिस और साथ में पीएससी के जवान इस वक्त जो है वो घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के संभल की पुलिस जो है सड़कों पर घूम रही है। हमारे साथ सीओ अनुज चौधरी भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप सर इस वक्त संभल की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप लोग को इनपुट मिली है? नहीं, कोई इनपुट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है किसी तरह का। खाली शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कल शाम को भी यहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया था और अभी आप लोग दोबारा से फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तो क्या संभल में क्या कुछ स्थिति बदली है 24 नवंबर के दंगे की बात से? नहीं, कोई इस तरह की वो नहीं मिले। हम तो शांति व्यवस्था ताकि कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि संभल दंगे के बाद से सांसद बर्क से संभल प्रशासन लगातार उनके घर के निर्माण को लेकर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद सांसद महोदय कागज नहीं दिखा रहे। इसलिए आज एक बार फिर से प्रशासन की टीम सांसद बर्क के घर पहुंची और पूरे घर की नपाई की। सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास करवाए मकान का निर्माण करवा लिया। अब कहा जा रहा है कि बर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस हो, यूपी में सीएम योगी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यही मैसेज दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। जो चीज गलत है वो गलत है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो, कितना ही संवेदनशील मामला क्यों ना। जैसे उत्तराखंड में धामी सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। अवैध मदरसों का जो फंडिंग मिल रही है वो सरकार के जांच की रडार पर है। सीएम धामी ने आदेश दिए हैं कि यह पता लगाया जाए कि कहीं अवैध मदरसों की आड़ में हवाला का खेल तो नहीं चल रहा। इसकी जांच रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड में सरकार अभी तक 140 अवैध मदरसों को सील कर चुकी है। एक बार सुनिए उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन को लेकर सीएम धामी क्या कह रहे हैं। कि मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। सीएम धामी भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से साफ सफाई हो। खैर, अब पाठशाला की अगली क्लास। मुस्लिम वोट के चक्कर में अखिलेश एंड कंपनी का मुगल प्रेम, औरंगजेब महान और राणा सांगा गद्दार हो गए। हिंदू शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या उसे बार बार युद्ध में निपटाया था, पूरा सच बताने वाला हिस्ट्री का चैप्टर खोल रहा। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। महान राणा सांगा का वो चैप्टर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अब वो
देश में ना ही वोट बैंक की राजनीति नहीं है और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति नेक्स्ट लेवल पर जरूर चली गई और इसमें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सबसे आगे दिख रही। अखिलेश यादव के नेता लगातार देश के इतिहास के पन्नों को अपने हिसाब से पलट रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए महापुरुषों से जुड़े फैक्ट अपने हिसाब से बता रहे हैं। इतिहास के जिन योद्धाओं ने देश के लिए अपना खून बहाया, अब उनके योगदान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, सनातन का अपमान किया, सनातनियों को हजारों जख्म दिए, ऐसे आक्रांताओं को हीरो बताया जा रहा है। आप देखिए अखिलेश यादव एंड कंपनी किस तरह से अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। महान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहा जा रहा है। भारत पर हमला करने वाले बाबर का बचाव हो रहा है। औरंगजेब को हीरो बताया जा रहा है। गजनबी के सेनापति हत्यारे सैयद सलार गाजी को संत बनाने में लगे हैं कुछ लोग। रामजी लाल सुमन जो सपा सांसद है, अबू आजमी जो सपा के विधायक हैं, इनसे लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तक सभी विदेशी आक्रांताओं के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ये नया ही इतिहास बता रहे हैं। औरंगजेब को महान और हीरो कहते हैं और क्रूर शासकों को जैसे सैयद सलार गाजी को सूफी बताते हैं। अखिलेश यादव भी इनका समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भूल रही कि राजपुताना का इतिहास वीरों का इतिहास है। घास की रोटी खाकर मुगलों से जिंदगी भर मोर्चा लेने वाले महाराणा प्रताप यहीं से आते हैं। महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे महावीरों का तो भारत पर कर्ज है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे वीर योद्धा राणा सांगा को अखिलेश यादव के सांसद गद्दार कह रहे हैं, वो भी संसद में खड़े होकर, और अखिलेश यादव भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद भयंकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव अपने नेता के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी ने रामजी लाल सुमन को मानसिक तौर पर दिवालिया कह दिया। आज आपको राणा सांगा का वो इतिहास बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे फैक्ट्स दिखाऊंगा, लेकिन जो पहले विवाद हुआ है उसकी एक झलक देखिए। राणा सांगा की औलाद हो। हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था, पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। बहुत ही गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आदर्श नहीं हो सकते। यह सारा हंगामा मचा है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर। अबू आजमी अगर औरंगजेब को हीरो बताते हैं तो रामजी लाल सुमन बाबर का बचाव करने उतर आते हैं। बाबर को बचाते बचाते रामजी लाल सुमन राणा सांगा को गद्दार कह देते हैं। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार कहा, जिसके बाद हंगामा मचा। एक बार उनका बयान आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं अखिलेश यादव कैसे अपने नेता के बचाव में आ गए। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मुस्लिम वोट के लिए सपा सांसद संसद में खड़े होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गद्दार राणा सांगा की औलाद हो तुम लोग। हिंदुओं को ही ना कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस है बॉस कि बाबर को प्रोटेक्ट करूंगा तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा और राणा सांगा को गद्दार कह दूंगा तो भी हिंदू वोट कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे और उनकी वीरता की कस्में आज भी राजस्थान के लोग खाते हैं। ऐसे महान वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहा जा रहा है। इसका फैक्ट चेक भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि रामजी लाल सुमन के बयान के बाद कैसे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। देश भर में उनके जो पुतले फूके गए, यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक लोग रामजी लाल सुमन से कह रहे हैं कि भैया माफी मांग। और अखिलेश यादव अपने मुगल प्रेमी नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान पर कहा कि रामजी लाल सुमन ने इतिहास का पन्ना खोला है जिसमें यही लिखा हुआ था। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं।
बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं? तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, इतिहास का कोई पन्ना पलटना ही था बॉस, तो ढंग से पढ़ के पलटते ना। हम आपको पन्ना पलट के बताएंगे कि क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले एक बार जरा सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिए जो इनको जवाब दे रहे हैं। महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जिन राणा सांगा को अखिलेश यादव के सांसद गद्दार कह रहे हैं, उनका इतिहास गौरवशाली है। रामजी लाल सुमन ने जो बात कही उसकी सच्चाई भी आपको बताऊंगा। पहले राणा सांगा थे कौन यह बता दो। राणा सांगा साल 1509 में मेवाड़ के राजा बने। उनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। महान राजपूत राजा राणा कुंभा के पौत्र थे। राणा सांगा ने राजपुताना को मजबूत किया था। पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार राजपुताना को इस तरह एकजुट किया। राणा सांगा जीवन में 100 के करीब युद्ध लड़े थे। 1527 में खानवा का युद्ध हारने से पहले एक भी युद्ध नहीं हारे थे राणा सांगा। ऐसे महान राजा थे। ऐसे महान राजा राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के नेता गद्दार कह रहे हैं। हालांकि विरोध और प्रदर्शन के बाद अब रामजी लाल सुमन के सुर बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। खैर, वो ठेस पहुंचाए ना पहुंचाए, आपको फैक्ट तो जानना चाहिए। आपको बताता हूं कि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में जो कहा वो किस आधार पर कहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसके बारे में लिखा है, जिसके मुताबिक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। बाबर ने लिख दिया, इन्होंने मान लिया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए और लोगों को भी तो पढ़ते हैं। खास बात यह है कि बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। इसी बाबरनामा के मुताबिक कहा जाता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। बाबरनामा में लिखी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि बाबर के भारत आने से पहले ही राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष चल रहा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी को राणा सांगा अपने दम पर हरा चुके थे। राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हराया था। पहली बार साल 1517 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर साल 1518 से 1519 के बीच धौलपुर में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने बुरी तरह पीटा। राणा सांगा से हार के बाद इब्राहिम लोदी राजस्थान से भाग गया। अब सीधा और बेसिक सवाल यह है कि जब राणा सांगा अपने दम पर इब्राहिम लोदी को 2 बार पहले ही हरा चुके थे, तो वो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे? भाई क्या आओ तुम हराओ। भाई आप लॉजिक सोचिए ना, कि जो आदमी खुद हरा दे रहा है वो बाबर से कह रहा है कि एक काम करो भाई, तुम आओ ना, तुम हरा दो, हमसे नहीं हार। कुछ जो नहीं हरा पाएगा वो ना बुलाएगा। भाई बाबर ने लिख दिया, वो ब्रह्मवाक हो गया, और कोई सबूत नहीं उसका कि भाई राणा सांगा ने बुलाया था। यानी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी ही नहीं। और यही बात राजस्थान के इतिहासकार कह रहे हैं। राजस्थान और खासकर मेवाड़ के इतिहास पर लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी किताब अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज है ही नहीं जिससे साबित हो सके कि राणा सांगा ने आधिकारिक रूप से बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। इसी तरह से एक और इतिहासकार हैं वीएस भंडारकर, जिन्होंने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि राणा सांगा कभी बाबर के समर्थक थे ही नहीं। अगर ऐसा होता तो खानवा का युद्ध असंभव था। राणा सांगा के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। राणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया तो बाबर भारत आने की कोशिश ऑलरेडी कर रहा था। साल 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। 1526 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बाबर पूरे भारत पर राज करने का ख्वाब देखने लगा। लेकिन बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन था? यही राणा सांगा। जो लोग कह रहे हैं राणा सांगा ने बुलाया, वही बाबर के सामने चुनौती बन के खड़े हो गए। महाराणा सांगा उस समय मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राजस्थान और आसपास के राज्यों को एकजुट करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी। राणा सांगा ने बाबर की सेना को भी बुरी तरह से हराया। फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच बयाना का युद्ध हुआ।
बयाना का किला दिल्ली और आगरा दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की मुगल सेना को बुरी तरह से हराया था। अब आप खुद सोचिए बॉस, राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक करिए ना, उन्होंने तो बाबर को बुलाया कि तुम हरा दो मेरी तरफ से। अच्छा, जो बाबर हराने आया इब्राहिम लोदी को, वो खुद राणा सांगा से हार गया। इसका मतलब राणा सांगा उससे भी सुपीरियर। गजब का हिसाब चल रहा है। राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया, इस दावे में आप कितना दम है खुद ही समझ सकते हैं। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन राणा सांगा की बहादुरी के एक नहीं सैकड़ों सबूत हैं जो कहते हैं कि भाई राणा सांगा को किसी बाबर की जरूरत नहीं थी। और ऐसे महान योद्धा और राजा को अखिलेश यादव के नेता गद्दार कह रहे हैं। राणा सांगा ने जीवन भर मुगलों के खिलाफ युद्ध किया और उनको भारत से भगाने की कोशिश करते रहे। राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था, जिसने भारत के इतिहास की दशा बदल दी। 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। राणा सांगा की बहादुरी से बाबर की सेना के पैर उखड़ रहे थे, लेकिन बाबर के तोप खाने ने युद्ध का रुख बदल दिया और तोप के गोलों से राणा सांगा की सेना के हाथी भड़क गए। हाथियों के भड़कने की वजह से राणा सांगा की सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में राणा सांगा को 80 जख्म लगे थे। 80। राणा सांगा अपने हाथी से गिर गए थे। घायल राणा को युद्ध से दूर ले जाया गया। राणा सांगा के मैदान से हटने के बाद बाबर युद्ध जीत गया। यानी घायल होने के बाद भी राणा सांगा लड़ते रहे और इसी वजह से कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। घायल होने के बाद भी राणा सांगा ने हौसला नहीं खोया और बाबर को हराने की कसम खाई थी। लेकिन राणा सांगा के कुछ सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया, जिससे जनवरी 1528 में राणा सांगा का निधन हो गया। राणा सांगा का शौर्य और उनकी धमक के बारे में विदेशी इतिहासकार भी लिख चुके हैं। ऐसे ही एक इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राणा सांगा के बारे में लिखा कि बाबर के मन में राणा सांगा का इतना डर बैठ गया था कि वो राणा सांगा से युद्ध टालने की बातें करता था। राणा सांगा की वीरता ने राजपुताना के भविष्य को संवारा। अगर राणा सांगा कुछ और सालों तक जीवित रहते तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। ऐसे थे राणा सांगा, जिनकी बहादुरी के किस्से विदेशी इतिहासकार भी गाते हैं कि डरता था बाबर भाई, अरे यार थोड़ा दिन रुक जाते हैं, बाद में लड़ते हैं। उसको पता था कि क्या हालत हो। तो कमाल की पॉलिटिक्स है इस देश में बॉस। औरंगजेब का भी समर्थन कर दो, बाबर को गद्दार मत कहो, लेकिन राणा सांगा को कह दो, और इतिहास अपने हिसाब से या तो पढ़ाओ या अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बताओ। यही चला इस देश में। लेकिन पाठशाला में हम आपको इसीलिए फैक्ट्स के साथ इतिहास बताते हैं, सच बताते हैं, ताकि आपको भारत का गौरवशाली इतिहास पता रहे। पाठशाला में अब अगली क्लास, मेरठ मर्डर कांड में मुस्कान और उसके प्रेमी पर पुलिस के वो शॉकिंग खुलासे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टीवी पर पहली बार उस कमरे का वो वीडियो जो बताएगा सौरभ के शव के 15 टुकड़े आखिर कैसे किए गए थे। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की पिछले कई दिनों से खूब चर्चा हो रही है। जैसे जैसे इस हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सौरभ राजपूत के मर्डर की वजहों पर दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का बड़ी बेरहमी से गला काटा, फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में भरकर सीमेंट में जमा दिया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर जिस तरह लंदन से आए अपने पति सौरभ के मर्डर को अंजाम दिया, उसे जानकर जांच में जुटी पुलिस की टीम भी सन्न रह गई। हत्या के दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल की कालकोठरी में बंद है। इस सबके बीच सौरभ राजपूत मर्डर में नेपाली तंत्र के झोल का भी पर्दाफाश हुआ है। मुस्कान और साहिल ने अपने कबूलनामे में मर्डर को लेकर क्या राज खोले, इसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। साथ ही पहली बार वो कमरा दिखाऊंगा, उस कमरे का वीडियो दिखाऊंगा जो बताएगा सौरभ के शव के 15 टुकड़े कैसे हुए हों। लेकिन पहले इस मर्डर मिस्ट्री पर हो रहे खुलासों की एक झलक देखिए। परेशान थी, वो ड्रम को ठिकाना लगाने चली थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचकुंडी या फिर उल्लू साधना की है। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए।
हटाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, इन पतियों को भी बचाओ। जिस सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया, उस हत्याकांड का पहली बार उस कमरे का वीडियो सामने आया जिसमें सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की गई। ये वो कमरा है। इस वीडियो में कमरे के अंदर वो बेड भी दिख रहा है जिसमें सो रहे सौरभ राजपूत के सीने में मुस्कान और साहिल ने चाकू घोंप दिया। ये वो बेड है जिस पे सौरभ की हत्या हुई। वीडियो में उस बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आ रहा है जिसमें हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े इकट्ठा किए। सौरभ के मर्डर वाले कमरे में बेड पर मुस्कान का पर्स दिखता है, कुछ सामान भी इधर उधर फैला हुआ दिखता है। इस सब के बीच जिस बेड पर सौरभ की हत्या की गई, उस बेड पर एक मिक्सर भी पड़ा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि सौरभ की डेड बॉडी को नीले ड्रम में भरने से पहले मुस्कान और साहिल ने हड्डियों को इस मिक्सर में क्रश करने की कोशिश की होगी। सौरभ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए मुस्कान और साहिल 5 दिन से मेरठ की जेल में बंद। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों नशे के आदी हैं। जेल में नशा नहीं मिलने की वजह से परेशान और बेचैन है और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से शुरुआती दिनों में पुलिस के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाया और काउंसलिंग करवाई। इसके बाद जब दोनों की हालत में कुछ सुधार हुआ तो पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्याकांड को लेकर हैरान कर देने वाले कबूलनामे किए। जेल सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने बताया कि वो दोनों साल 2019 से ही नशे के आदी थे। सूखे नशे के साथ साथ दोनों नशे के इंजेक्शन भी लेते थे। दोनों ने यह भी बताया कि सौरभ की हत्या से पहले भी दोनों ने नशा किया हुआ था और हत्या के बाद भी दोनों नशे के लिए हिमाचल प्रदेश के कसोल गए थे। सूत्रों के मुताबिक नशे के आदी होने की वजह से पुलिस अब भी मुस्कान और साहिल के बयानों में यकीन नहीं कर रही। अभी करीब 15 दिनों तक दोनों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। नशे की लत से बाहर निकालने का प्रयास होगा। जब दोनों निकल पाएंगे नशे की लत से, तब दोनों से पूछताछ होगी। सुनिए मुस्कान और साहिल के नशे की लत पर मेरठ जेल के अधिकारियों ने क्या कहा है। फिर आपको सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान के मोबाइल फोन से जो नया खुलासा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। प्रारंभ में दोनों किसी से बात नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो बंदी हो, प्रत्येक व्यक्ति को, कैदी हो, बंदी हो, सबको जो है ये समझ रहे थे कि शंका की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन जब से दवाएं दी, नशा मुक्ति केंद्र में उनको रख करके उपचार किया गया, काउंसलिंग कराई गई, तब से वो बात भी करना प्रारंभ कर दिए, खाना भी दोनों ने करना प्रारंभ कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में बेहतरी का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि दोनों ने सरकारी वकील मांगा है। इससे सिद्ध होता है कि अब वो सचेत है अपने केस के प्रति। इस बीच मुस्कान के स्नैपचैट से भी पुलिस को सौरभ मर्डर से जुड़े बड़े सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस मुस्कान को ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड मान रही। पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए। जांच में पता चला है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए। इन अकाउंट से वो बार बार साहिल को मैसेज भेजती थी और मुस्कान ने साहिल की मां के नाम पर बनाए फर्जी अकाउंट से मैसेज करके साहिल को सौरभ की हत्या के लिए तैयार किया। साहिल की मां के नाम पर बनाए स्नैपचैट अकाउंट से मुस्कान ने साहिल को जो मैसेज भेजे, उसमें से एक मैसेज में उसने लिखा कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो मां की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल को भेजे इसी तरह के एक और मैसेज में मुस्कान ने लिखा, तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। एक और मैसेज में मुस्कान ने लिखा, मेरी इच्छा, आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। यानी मुस्कान ने साहिल की मां के नाम पे स्नैपचैट का अकाउंट बना लिया और जो वो चाहती थी वो मैसेज करती थी और साहिल सोचता था कि मेरी मां का मैसेज, मरी हुई मां का मैसेज आ रहा है स्नैपचैट पे। पुलिस नशे में रहता होगा, उसको लगता होगा हाँ सब सही हो रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को उसकी मां के नाम पर बनाए फर्जी अकाउंट से ये मैसेज इसलिए भेजे क्योंकि मुस्कान जानती थी कि साहिल तंत्र मंत्र पर भरोसा करता है और साहिल ने खुद मुस्कान को बताया था कि मां की मौत के 18 साल बाद भी वो उनकी आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर मुस्कान साहिल की मां के फर्जी अकाउंट से उसे मैसेज भेजती थी। लेकिन साहिल ने इतनी बुद्धि नहीं लगाई कि जब तुम मां से की आत्मा से डायरेक्ट बात करते हो तो मां स्नैपचैट पे मैसेज क्यों भेज रही है। मां की आत्मा डायरेक्ट नहीं बता रही है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तुम मुस्कान के हस्बैंड का मर्डर कर दो। मां की आत्मा स्नैपचैट पे मैसेज भेज रही है। गजब बुद्धि है भाई। मुस्कान के स्नैपचैट से हुए खुलासे के बाद इस हत्याकांड से जुड़ी उन तस्वीरों की भी चर्चा तेज हो गई है जिसमें साहिल के कमरे से तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग नजर आई। इस पेंटिंग में दीवार पर एक बड़ा सा उल्लू भी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर सींग बने हुए नजर आ रहे हैं। उल्लू के सिर के पास से तंत्र मंत्र से जुड़ी या कोई यंत्र जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है।
तंत्र मंत्र को जानने वाले लोगों ने साहिल के कमरे से मिली इन तस्वीरों को डिकोड किया और पक्के यकीन के साथ दावा किया जा रहा है कि सौरभ की हत्या कोई सामान्य मर्डर नहीं है, बल्कि यह तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हत्या है। कहा जा रहा है कि इसका नेपाल की तंत्र साधना से गहरा कनेक्शन है। इस तंत्र साधना में उल्लू का मतलब धन की प्राप्ति से है और उल्लू के द्वारा तंत्र क्रिया बहुत आसान और उपयुक्त मानी जाती है। तंत्र मंत्र के जानकारों के मुताबिक इसके लिए होली, दिवाली या फिर ग्रहण वाले दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं और इस बार होली के साथ ही चंद्र ग्रहण का भी संयोग था। हालांकि हमारी सलाह होगी ऐसे तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर विश्वास ना कीजिए, सामान्य जीवन जिए भाई, ये सब चक्कर में ना पड़िए। हालांकि होली और ग्रहण एक साथ होने का संयोग भी सौरभ हत्याकांड में तंत्र साधना की थ्योरी की तरफ इशारा कर रहा है। तंत्र साधना को जानने वालों के मुताबिक नेपाल और पश्चिम बंगाल में ऐसी तंत्र साधनाएं प्रचलित हैं और आशंका है कि जल्दी अमीर होने या फेमस होने के लिए साहिल और मुस्कान भी ऐसे ही किसी तांत्रिक के बहकावे में आगे होंगे। सौरभ हत्याकांड पर तंत्र मंत्र के जो जानकार अपने आप को बताते हैं, उन्हें सुनिए एक बार। ये जो फोटो है इसमें उल्लू का भी फोटो है, ठीक है, इसमें सींग भी निकले हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने कि हमने वध किया है, तो वो उसको अपना भगवान मानते थे उस शैतान को, और उस शैतान ने इनको आदेश दिया था कि ये शैतान है, इसको मार दो। इनकी नजर में जिसको मारा गया है वो शैतान था, इसलिए इन्होंने उसको वध कहा। ख्वाहिशें क्या थी? ख्वाहिशें देखिए, इन्होंने पंचमुंडी या फिर उल्लू साधना की है। पंचमुंडी बलि मतलब जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी जाती है। इससे क्या होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं तांत्रिकों के बकावे में और इसमें उनको लगता है, तांत्रिक बोलते हैं कि आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, और उसके चक्कर में ही उन्होंने इस चीज को अंजाम दे दिया। इसीलिए कह रहा हूं, ये तंत्र मंत्र वगैरह जो ऐसी चीजें हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, ऐसी अफवाहों के चक्कर में मत पड़िए। मेरठ के दिल दहला देने वाले हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह हत्या के बाद सौरभ के शव के 15 टुकड़े किए गए और सिर को धड़ से अलग किया गया और हाथों से पंजों को काट दिया गया, इसको लेकर भी पुलिस का दावा है कि मुस्कान और साहिल ने सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया। कहा जा रहा है कि जांच में पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने मर्डर के बाद इंटरनेट पर लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके सर्च किए। इस सर्च के दौरान दोनों को पता चला कि लाश की पहचान चेहरे और फिंगरप्रिंट से होती है। इसलिए मुस्कान और साहिल ने सबसे पहले सिर को धड़ से अलग कर दिया और फिर कलाई को काटकर पंजों को भी हाथ से अलग कर दिया कि ना चेहरा बचेगा, ना फिंगरप्रिंट मिलेगा, पकड़ में नहीं आएगी कि किसकी डेड बॉडी है। शव के टुकड़े करने के बाद साहिल और मुस्कान ने उन्हें सीमेंट के साथ मिलाकर नीले ड्रम में भर दिया, लेकिन यहीं पर दोनों से चूक हो गई और मर्डर का खुलासा हो गया, क्योंकि जांच में यह भी साफ हो चुका है कि मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल की ट्रिप पर निकल गए थे और उनका प्लान था कि लौटने के बाद ड्रम को ठिकाने लगा देंगे। इसी इरादे के साथ दोनों 17 मार्च को हिमाचल से लौटे और हिमाचल से लौटने के अगले दिन यानी 18 मार्च को मुस्कान ने ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए मजदूरों को बुलाया, लेकिन ड्रम का वजन ज्यादा होने की वजह से मजदूर उसे उठा भी नहीं पाए। इस सब के दौरान ड्रम का ढक्कन एक तरफ से खुलने लगा, जिसके बाद ड्रम से शव की बदबू फैलने लग गई। बदबू काफी ज्यादा होने पर मजदूर काम छोड़कर चले गए। शव के ठिकाने नहीं लगा पाने की वजह से मुस्कान परेशान हो गई। इसकी गवाही उसके पड़ोसियों ने भी दी। मुस्कान के पड़ोसी क्या बताए हैं वो भी सुनिए। गांधी वो ड्रम को ठिकाना लगाने चाली थी, लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा, लेकिन मजदूर ने ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए, सारे मजदूर सारे चले गए। हाँ। कितने लोग आए थे वो? 7-8 लोग बता रहे हैं। जैसे जैसे मेरठ हत्याकांड में सौरभ के साथ हुई बेरहमी पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, दिल दहला देने वाले हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी सौरभ हत्याकांड जैसी घटनाओं पर चिंता जताई। सौरभ हत्याकांड जैसी घटनाओं पर उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवाता हूं। देखो भैया, सरकार ने नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दिया है कि नहीं दिया है? जोर से बोलो। हम भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम तो एक निवेदन और करने लगे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, इन पतियों को भी बचाओ। पतियों को बचाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पतियों ने आत्महत्या कर ली। इस केस में तो मर्डर ही हो गया। इसलिए कई बार लोगों को लगने लगा है कि भाई पुरुषों का दर्द भी तो समझना होगा
एक पति पर क्या बीतती है, गुजरती है, यह भी तो समझना होगा। महिलाओं के साथ खड़े होने की जरूरत है, लेकिन पुरुषों का भी दर्द है। और ऐसे मामलों में सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो तंत्र मंत्र ऐसी चीजें होती हैं, इनसे दूर रही, ऐसे बहकावों में मत आइए।